क्या देख रहे थे जी हम लोग? क्या देख लिए थे? चलिए, तो तो आगे हम लोग अब देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, ये पूरा आपने कंप्लीट किया है केंद्र सरकार। अब इसके बाद अगला चैप्टर है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, स्टेट गवर्नमेंट। पानी थोड़ा सा खा देगा, ठीक है। ठंडा। आ जाइए। चलिए, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपको देखना है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है और कैसे है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है वो किस तरह से होता है, जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा है, ठीक उसी तरह से मिलता जुलता काम होता है, लेस एंड मोर कंपेरेटिवली इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जैसे सेंटर काम करता है वैसे स्टेट काम करता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति है वैसे स्टेट में राज्यपाल है। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है वैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर है ना। तो इस प्रकार से जैसे सेंटर काम करता है वैसे ही स्टेट भी काम करता है ना। तो कुछ अंतर के साथ, अंतर पे भी हम लोग बात करेंगे, कहाँ पे क्या अंतर रहता है, कैसे होता है। बाकी जैसे आपने सेंटर में देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। तो अब जैसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में जैसे केंद्र में हमने तीनों देखा ना, केंद्र की विधायिका देखी, केंद्र की न्यायपालिका देखी, केंद्र की कार्यपालिका देखी थी हमने। ठीक उसी प्रकार से स्टेट के भी हम इन तीनों चीजों को देखेंगे। और वो क्या है, तो स्टेट की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इनके तीनों के मिलने से सरकार बनता है ना। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका लेजिस्लेचर, और राज्य की न्यायपालिका जुडिशियरी। ठीक है। तो राज्य सरकार में भी हम लोग इन तीनों अंग को देखेंगे। तो जब राज्य की कार्यपालिका की बात होगी कि राज्य की कार्यपालिका कहां से कहां तक में कैसे है, तो राज्य की कार्यपालिका आप देखेंगे, आप आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167, अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव डिस्क्राइब इन आर्टिकल 153 टू 167। ठीक है। ऐसे ही जब राज्य की विधायिका पे आएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 213, अनुच्छेद 168 से 213, 168 से 213, तो 168 से 213 क्या हो जाएगा? विधायिका। ठीक है।
और न्यायपालिका तो ये हो जाएगा आर्टिकल 214 से लेकर के 237। हालांकि भाग 6 के अंतर्गत ही राज्य सरकार में न्यायपालिका में आपको हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट दोनों देखना है। तो इसका एक पार्टीशन है। पार्टीशन ये है कि हाई कोर्ट आप देखेंगे कि हाई कोर्ट कहां पे है, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं वो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया हाई कोर्ट और ये हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट अथवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 233 से 237 जो आपके जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आप देखते हैं वो यहीं पे है। ठीक है, तो 233 से 237 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, और 214 से 231 तक में हाई कोर्ट। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका पार्ट 6 ही है ना, मतलब कि ये बदला है तो इसका पार्ट अलग नहीं है, यहीं पे है, इसलिए यहां पे हमने ओवरऑल लिखा 214 से 237। क्लियर है? 238 के बाद आप जाएंगे तो वहां से भाग 7 शुरू हो जाता है, जहां पे केंद्र शासित प्रदेश का चैप्टर है। ठीक है, क्या? 213 इसमें आप 237 कर सकते हैं। 213 विधायिका तक का मेंशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, बाकी तो यहाँ पे सारा चीज आपको एलोबरेट करके दिखाया जा रहा है ना, कि यहाँ पे क्या है दिख रहा है ना, यहाँ बुझा रहा लो सब बात है कि यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, 237 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा क्लियर कर दिया कि सरकार का मतलब है क्या। सरकार का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इसमें आप सबको पढ़ेंगे तो ओवरऑल आप यहां तक जाएंगे, 237 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो स्थान आता है वो कार्यपालिका का आता है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? बनाना, लागू करना, है ना, एग्जीक्यूटिव, है ना, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जो कानून को लागू करता है वो है एग्जीक्यूटिव, और विधायिका लेजिस्लेटिव क्या है? कानून बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। और जुडिशरी क्या है? कानून की समीक्षा करना, है ना, रिव्यू करना कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून में कुछ खामियां हो, कुछ गड़बड़ी हो, कुछ दिक्कतें हो, इस तरह की चीजें ना हो। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो क्या है इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, कौन बताएगा? हाँ, सिंगल हैंडेड बताइए, अकेले कौन बताएगा? हाँ, बहुमत में नहीं बताना है। गठबंधन के सरकार का तो अंत हो गया था, लेकिन फिर अब से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए पंडित जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हो गया। आप जानबूझ के गठबंधन को लाइबे करिएगा। 3-4 को आप बताइए दिए, अब एक दो बचा तो सब बुझी जाएगा कौन बच गया, सो बोल देगा बचिए गया अभी। हाँ बोलिए जी। हम्म हम्म हम्म। तू और एक्सीडेंट करे की हो सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लेने के बाद इसे करता है ना, तो हमरा अपने लगता है कि हम ही चल जाए का यहां से कहीं, हमरो बेइज्जती कराएगा तू लो यार। हाँ, महाधिवक्ता, हाँ बस हो गया, पूरा हो गया। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, है ना, ये सब याद रखना है। तू सब कहीं फेल कर तो मतलब कि हम फेल हो गए, हम नहीं चाहते हैं कि हम फेल करें। विधानमंडल घुसा लो, विधानमंडल कार्यपालिका में घुस जाएगा तो विधायिका ना हो गया जी, हैं?
तो ये हंसने का जरूरत नहीं, तो कम से कम बोलबो किया, तू सब बोलबो नहीं कर रहा था, मतलब कि स्थिति और खराब है, जबकि बहुत बेसिक चीज है ना, इट्स वेरी सिंपल। ये सब चीज को ध्यान रखना है। तो कार्यपालिका में आप यहां पर देखेंगे राज्यपाल है ना, मुख्यमंत्री सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव में आएंगे। राज्य के विधायिका में कौन आएगा? विधायिका में बेसिकली आप कह सकते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, यहां पे आ जाएगा राज्य विधानमंडल। तो बिल्कुल राज्य विधानमंडल की जब बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल को आप यहां पे पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और इसके अंदर के जितने अधिकारी हैं है ना, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, तो ये सब आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखना है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ही है कि न्यायपालिका में आपको देखना है हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट भी देखना है और हाई कोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी देखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, सामान्य भाषा में जिला न्यायालय बोलते हैं, और सी को अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको आता है कार्यपालिका है ना, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल। ठीक है, तो इसलिए हेडिंग बनाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल 153 से 162। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे कि चूंकि 153 से राज्यपाल शुरू होता है ना, तो आप देखेंगे कि इसमें 152 से हमने स्टार्ट करा था कि 152 से ये शुरू होता है। तो 152 क्या है? 152 में क्या बात की गई है? तो 152 तो वैसे वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 152 की का जो प्रावधान है वो राज्यों के संदर्भ में है, वो राज्य की बात करता है। अब राज्य की बात करता है, इसका मतलब कि अगर पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी आपको राज्य की परिभाषा देखने को मिला है। तो राज्य का परिभाषा का चर्चा संविधान के किस किस अनुच्छेद में मिला है आपको पीछे? बिल्कुल गुड, अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में, फंडामेंटल राइट के रेफरेंस में और डीपीएसपी के रेफरेंस में। तो 12 और 36 में वहां पे मिला है आपको। फिर आगे आप आते हैं तो यहां पर आर्टिकल 152 में राज्य की बात की, लेकिन यहां पर राज्य की परिभाषा की बात नहीं की गई है, यहां पर राज्य की प्रकृति की बात की गई है, नेचर ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो यहां राज्य कहने का तात्पर्य ये 28 राज्य हैं, क्योंकि इन्हीं 28 राज्यों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान यहां पर किए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे आगे, ये 28 राज्य जो वर्तमान के हैं इनके संदर्भ में। इट्स नॉट फॉर यूटीज
और अदर एनीवन, है ना, और किसी के बारे में नहीं। ये जो 28 राज्य हैं आपके, बिहार, यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य, इन सभी के बारे में बात है। इसमें कोई यूटी नहीं है। शुद्ध तौर पे राज्य, यूं कहें कि पॉलिटिकल साइंस की भाषा में प्रांत, है ना, कि प्रोविंसेस के बारे में बात किया गया है। जो वर्तमान के 28 राज्य हैं, इनके मतलब इनकी संख्या बढ़े घटे जो हो, तो बेसिकली ये उन्हीं के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 152 राज्य की बात करता है, और उसके बाद 153 से यहां पर चीजें शुरू होती हैं जो राज्य सरकार के बारे में और राज्यपाल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 152 लिख लेंगे कि नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य की प्रकृति। ठीक है, राज्यों की प्रकृति। तो यहां पे कुछ विशेष बात है नहीं, बस वही जो आपके वर्तमान के 28 राज्य हैं, ये इन्हीं के नेचर के बारे में बात करता है, जहां पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल ये सारे होते हैं, और वो एक केंद्र से स्वायत्त स्थिति में, ऑटोनॉमी के कंडीशन में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे केवल आपको राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया, जिसका मतलब है वर्तमान के ये 28 राज्य। क्लियर है? इसके बाद आप देखते हैं कि जो मैटर आपका शुरू होता है वो शुरू होता है आर्टिकल 153 से। 153 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी स्टेट शैल बी अ गवर्नर। ओके, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ध्यान रखना है ना। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यह प्रावधान कहता है कि जितने राज्य हैं सभी राज्यों में एक राज्यपाल तो होगा। इसका मतलब यह हो गया कि राज्यपाल का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और यह कंपलसरी है कि प्रत्येक राज्य में होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी राज्यों में राज्यपाल नहीं रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 2-3 राज्यों का राज्यपाल का भूमिका दे दिया जाता है कि भाई आप इनको संभाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है कि एक संविधान संशोधन किया गया है, उसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहीं पे उसका सिग्निफिकेंस है। वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये क्या कहता है? इसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1 person, 1 time, 2 and more states, 2 and more states, governor post, serve in the same time। तो एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि एक व्यक्ति जो होगा वो 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल का भूमिका संभाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2017-18 के टाइम में
बिहार में एक राज्यपाल हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था केसरी नाथ त्रिपाठी। और उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी। 17 का बात है, जब वो 15 वाला चुनाव के बाद सरकार बनी थी। नीतीश जी और तेजस्वी दोनों ने मिलकर जो बनाया था सरकार। तो अब नीतीश जी वाला में थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों के लिए भी कि मैं किस बार का बात कर रहा हूँ, हो रहा होगा ना। जब कहते हैं कि नीतीश जी इधर, नीतीश जी उधर, तो वो तो कंफ्यूजन आपके अंदर मेरे क्या मतलब किस बार वाला। अभी तो इधर हैं, उधर किस बार, फिर उधर में किसने टर्म में, बहुत बार इधर उधर हो गया है ना। तो ये दिक्कत, ये हम लोग के लिए भी दिक्कत होती है कभी कभी कि अच्छा किस टर्म के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ जब नीतीश जी पहली बार बदले थे, फर्स्ट टाइम उधर गए थे। और जब उधर गए थे तो उस समय इधर आने का जब प्रयास कर रहे थे तो उस समय बिहार के राज्यपाल के प्रभार के तौर पे थे केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी जी उस समय बंगाल के स्थायी राज्यपाल थे और उनके पास 2 राज्यों का एक्स्ट्रा प्रभार था, एक बिहार का और एक सिक्किम का। ठीक है, तो ये इसी प्रावधान के तहत हो सकता है। अब मसला यह है कि जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसका वेतन कैसे उसको दिया जाएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है कि पेमेंट का क्या कंडीशन होगा, क्योंकि काम तो 3 राज्यों में कर रहा है, 2 राज्यों में कर रहा है, पेमेंट की क्या स्थिति होगी। तो राज्यपाल की सैलरी क्या है, राज्यपाल की सैलरी है 3 लाख, है ना, 3 लाख रुपया राज्यपाल का सैलरी है। तो अब जब वो 2 राज्य में काम करेंगे, 3 राज्य में काम करेंगे, तो इनकी सैलरी क्या होगी, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, सेम रहेगा। 3 जगह काम करेगा तब वो सेम रहेगा, राष्ट्रपति हाँ ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 लाख। हाँ 50% बराबर ओवर डिवाइड कर देगा, मैंने बढ़ेगा नहीं 3 लाख से, इतने रह जाएगा। अच्छा कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इतने रह जाएगा, 3 लाख रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो हाथ उठाइए तो भाई। 1 2 ज्यादा उठा दिया जी, कंफर्म हो गया का। बिल्कुल सही जवाब है ये, है ना। जब भी अगर 2 राज्यों में 3 राज्यों में एक व्यक्ति रहेगा तो उसका सैलरी नहीं बढ़ेगा, सैलरी निश्चित रहेगा। 3 लाख है, 3 लाख रहेगा तो बाप राष्ट्रपति से आगे भाग जाएगा, राष्ट्रपति रूस जाएगा, नहीं रूस जाएगा, वाह हमारा झूठो दिल है रायसीना के पहाड़ी पे घर बना के पैसा ये करा दे रहा है 9 लाख रुपया है, हमारा 5 लाख में निपटा दिया और उसको 9 लाख 10 लाख, सब राज्यपाल खुश हो जाएगा सब। इसलिए ये सब नहीं होता है, 3 लाख है 3 लाख। हाँ यही सुविधा यही है कि अब चूंकि अब सब जगह तो घर बना है ना, तो मन करता है तो दिन में बंगाल में सोइए, शाम को बिहार में सो लीजिए, बिहार वाला बेड देख लीजिए कि कैसा है ना। कहियो मन करता है तो सिक्किम चलिए, तो नहीं पहाड़ वहाड़ देख लीजिए कि वहाँ कैसा है। सुविधा घूम घूम के भोग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस आप लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सैलरी आपकी जो है वो निश्चित रहेगी 3 लाख, वो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। और वो ये होगा कि जितने राज्यों पे आप हैं वो राज्य आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 बड़े राज्य हैं तो 50-50% डिसाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा राज्य है और एक छोटा राज्य है तो ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करेगा इस मैटर में, है ना। इसलिए ध्यान रखना है, ये निश्चित है, मतलब डिसाइड करने की कोई बात ही नहीं, जो निश्चित है सो है। बस अगर 2 राज्यों में वो है तो दोनों राज्य का जो है जो मुख्यमंत्री है या जो वहां की सिस्टम है वो 50-50% दे देगी। लेकिन यदि कोई राज्य छोटा है, जैसे अब सिक्किम जैसा राज्य है, यूपी जैसा राज्य है, तब यूपी कहेगा कि सिक्किम वाला कि तुम 50% दो। सिक्किम तो इतना छोटा सा राज्य बेचारा अपने, तो उसमें अगर राज्य छोटा है तो उसकी भागीदारी कम होगी, और जो बड़ा राज्य है उसकी भागीदारी ज्यादा होगी, वो ज्यादा देगा। इक्वल है स्थिति, अब बिहार में है और यूपी में है तो लगभग लगभग बराबर ही मैटर चल रहा है, तो बराबर बराबर कर देंगे। वो यूपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो ऐसे राज्य लगभग लगभग सिमिलर हैं, तो ये जो पैसा देंगे वो सिमिलर ही देंगे। उसमें पैसा जो है सो जो बांटा जाएगा वो 50-50% बांटा जाएगा। अगर कोई छोटा स्टेट है तो उसमें कम ये किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे
कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये तो एक सामान्य सी बात है, और इसमें हमने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आइए आर्टिकल 154। आर्टिकल 154, तो 154 क्या कहता है? तो 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव सिस्टम। स्टेट एग्जीक्यूटिव सिस्टम, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्लियर है? और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति एंड होल स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर। और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है, तो सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर है? तो सारा जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहां होगा? तो राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, राज्यपाल उसको जैसो संभालेगा, राज्यपाल उसको ये करेगा। तो इसके तहत क्या है कि अब राज्य में कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, ऑल द स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन हिज नेम, जितना भी कार्यपालिका का काम होगा वो सब राज्यपाल के नाम से होगा। जैसे केंद्र में सब राष्ट्रपति के नाम से होता है, वैसे राज्य में सब राज्यपाल के नाम से होगा। कोई भी नियुक्ति हो, किसी को हटाना हो, कोई कुछ लॉन्च करना हो स्टेट में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, तो सारे चीज पर राज्यपाल का परमिशन होगा, राज्यपाल की सहमति होगी, राज्यपाल का मुहर होगा। तो राज्यपाल के आदेश के बिना, राज्यपाल के आज्ञा के बिना कोई भी काम राज्य में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए राज्यपाल को कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। गवर्नर is the constitutional head of the state। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में नाम मात्र का प्रमुख होता है। सिंबॉलिक हेड या नॉमिनल हेड। ठीक है, तो सिंबॉलिक हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, प्रतीकात्मक प्रमुख होता है राज्य का, नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। गवर्नर पोस्ट do his work as a bridge between center and state। मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है? ये पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है ना।
कि भाई बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और पॉइंट लिख लेंगे कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अब देखिए, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक मुखिया है और केंद्र का प्रतिनिधि भी है। अब इसी वजह से बहुत बार आप देखते हैं कि राज्यपाल का पद विवादास्पद हो जाता है, डिबेटेबल हो जाता है, और राज्यपाल के पद को तो एक बार समाप्त कर देने की मांग कर दी गई थी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दीजिए। किसने समाप्त करने की मांग की थी? राजमन्नार आयोग। गुड, एब्सोल्युटली राइट। राजमन्नार आयोग ने यह डिमांड किया था। कहां की थी यह राजमन्नार आयोग? तमिलनाडु। कब बना था? हम्म, 1969 में, 1969। ठीक है, तो 1969 में यह बना था। तो राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के पद को तो खत्म करने की बात की ही थी, इसके साथ इसने ऑल इंडिया सर्विस को भी खत्म कर देने की बात की थी, अखिल भारतीय सेवा। इसने यह भी कहा था कि अखिल भारतीय सेवा को भी खत्म कर दीजिए। क्यों खत्म कर दीजिए? तो उसका कहना था कि ये दो लोग जो है ना, मतलब ये दो पद जो हैं, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बिगाड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं केंद्र की मानसिकता को राज्य पर लागू करने का प्रयास करते हैं जबरदस्ती। इस वजह से विवाद और डिस्प्यूट होता है। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी सेवाएं आ जाएंगी? आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म? ठीक। आईपीएस है, बताओ पर तो है ना। आईएफएस के फुल फॉर्म? ना पूछ बहुत रस, जब हाथ उठा दिया पहले तो क्या पूछेंगे? मालूम है, तो याद होगा तब हाथ उठा रहा है कि नहीं? जब हाथ ना उठा तो तब पूछेंगे। अब क्या? इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा में आएगा? तो अखिल भारतीय सेवा में कौन आएगा? फॉरेस्ट सर्विस, है ना? हाँ, लेकिन ठीक है, आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस ही होता है। आईएफओएस होता है वो, है ना? तब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना? अखिल भारतीय सेवा का मतलब है कि ऐसी सेवा जो पूरे भारत में कहीं भी दी जा सके, है ना? तो यूपीएससी तो संघ के लिए अधिकारियों का चयन करती है, तो संघ के लिए चयन करती है। तो ये तीन अधिकारी ऐसे हैं जो संघ के लिए तो होते ही हैं लेकिन राज्य में नौकरी करते हैं, तो इसलिए इनको भी माना जाता है कि ये केंद्र के एजेंट ही हैं राज्य में, क्योंकि अल्टीमेटली तो इनको राष्ट्रपति ही भेज रहा है ना। तो इसलिए इनको भी खत्म कर देने का सिफारिश किया गया था। अब क्यों सिफारिश किया गया था? तो भारत में जो पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश। तो सरोजनी नायडू ने एक बार कहा था कि राज्यपाल के पद पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह पद सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि का तो है लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उनका कहना था कि राज्यपाल के पद पे कोई काम ही नहीं है, ये क्या बिठा दिया हमें।
अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अगर कुछ करने को नहीं होता तो फिर राजमन्नार आयोग को क्या समस्या हो गई? राजमन्नार आयोग को क्या प्रॉब्लम हो गई कि राजमन्नार आयोग जो है वो यहां पर आप देखेंगे कि राजमन्नार आयोग ने ये डिमांड कर दिया कि भैया आप जो है सो खत्म कर दो, गवर्नर का पोस्ट ही खत्म करो। एक तरफ कह रही है सरोजनी नायडू की कुछ है ही नहीं करने को, एक तरफ राजमन्नार आयोग कह रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको तो ये चलने ही नहीं देता है, इसको तो ये रन ही नहीं करने देता है, इसलिए आप इसको जो है सो हटा दीजिए। इस तरह की स्थिति है। तो अब आप देखेंगे कि जब इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं यहां पर, तो क्या दिक्कत क्या था? तो राजमन्नार आयोग ने जब यह बात कही तब देश की राजनीति की अलग स्थिति थी, और जब सरोजनी नायडू ने यह बात कही तब देश की राजनीति की स्थिति कुछ और थी। समय अलग अलग था दोनों का। प्रारंभिक वर्षों में ही सरोजनी नायडू राज्यपाल बन गई थी, और प्रारंभिक वर्षों में भारत की राजनीति का स्थिति यह था कि यहां कांग्रेस ही कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस। तो जब सेम पार्टी गवर्नमेंट हो केंद्र और राज्य दोनों में, तो वास्तव में राज्यपाल की कोई खास भूमिका नहीं होती सिवाय साइन करने की। अब जैसे यूपी में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अब यूपी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़े ना चैनल के माध्यम से जाएंगे, राज्यपाल के माध्यम से वाया होके जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फोन लगा लेंगे, कहेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, मुझे बात करा दो, बात हो जाएगी, क्योंकि सेम पार्टी है, सेम मिनिस्टर्स हैं। लेकिन वही अगर बंगाल में ममता बनर्जी को बात करना हो प्रधानमंत्री से, तो जाना पड़ेगा कोरम के माध्यम से, प्रोसेस होगा, राज्यपाल को कहेंगे, टाइम लिया जाएगा, इतना बजे टाइम है, इस टाइम में जाके मिलिए, बात करिए। तो वहां पर जब अलग सेंटर में अलग पार्टी और राज्य में अलग पार्टी हो, तब राज्यपाल के पद का महत्व जो है वो पता चलता है। लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर सेम पार्टी हो, तब राज्यपाल का पद का महत्व समझ में नहीं आता है। 1952 से लेकर के 1967 तक भारत में केंद्र और राज्य के चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। ये साथ साथ होने का नतीजा ये हुआ, ये दोनों साथ साथ होते थे, तो इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती थी और राज्य में भी बन जाती थी। और उसी परिस्थिति में राज्य में राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। तो जब सेम पार्टी था तो कोई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, और दिक्कत नहीं होने की स्थिति में कोई जाकर के उनसे पूछता नहीं था। लेकिन 67 एक पहला ऐसा वर्ष था भारत में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पे हुए, और ये अलग अलग टाइम पे होने का रिजल्ट ये रहा कि राज्य में कांग्रेस हार गई और राज्य में स्थानीय पार्टी की सरकार बन गई। इसमें सबसे बड़ा राज्य था तमिलनाडु। अब जब तमिलनाडु में दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो अब चूंकि कांग्रेस को आदत था राज्य पर भी शासन करने का, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार रहती थी, लेकिन अब तो राज्य में वो जीत ही नहीं पाए। अब जब वो राज्य में नहीं जीत पाए, तब वो क्या करे? तो 67 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। 67 में देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे कौन? इंदिरा गांधी। गुंगी गुड़िया का कहानी बहुत पहले मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन भूलने में माहिर लोग हैं आप लोग, भूलने में महानता हासिल है। और आप लोग जब भूलते हैं ना कोई बात, तो हमको अंदर से इतना इरिटेशन होता है कि मैं क्या बताऊं। इरिटेशन इसलिए होता है कि मैं वो सारी बात आपको बताता हूं जो मैं जानता हूं, उस लेवल पे आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब फिर जब आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, जब उन बातों का आप नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगता है कि वो मेरा जो मेहनत है वो पानी में जा रहा है। फिर ठीक है, वन लाइनर पढ़ाओ और निकलो यहां से। ये सब भी खुश रहेगा, ये सबसे बेकार ना झगड़ा मोल लेते हैं हम। सब जानता है कि हम हंगामा कर देंगे, घबराएगा मैटर सब तो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को ठीक से चीजें वो, और आपको जब जो दिया जाए वो आप ग्रहण कर लीजिए,
आपको याद हो जाए, मेमोरी में चला जाए वो चीज, तभी सब चीज का महत्व है। नहीं तो इतना बात बताने का कोई मतलब है? सीधे ये बात बता के हम आगे निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, जहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप कितनों लक्ष्मीकांत फाड़ दीजिएगा पढ़ के, ये कहानी, ये घटनाक्रम नहीं मिलेंगे। वो करेंट्स के सिनेरियो को पढ़ने के बाद आदमी उसको कनेक्ट करता है कि कैसे कैसे परिस्थितियां बनी देश के अंदर में, और तब कैसे ये पद विवाद की स्थिति में आया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जब मूल अधिकार पढ़ाए थे, आर्टिकल 13 बताए थे, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, तभी मैंने बताया था कि 67 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात यहां पे प्रधानमंत्री बन गई थी कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा जी को था कि भाई हमको तो अब स्टेट में भी रूल करना है, आदत था स्टेट में रूल करने का। तो अब स्टेट में रूल कर कैसे सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन के द्वारा। राष्ट्रपति शासन लगेगा कैसे? जब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात का सिफारिश भेजे, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सिफारिश भेजे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। इंदिरा जी ने राज्यपाल को फोन लगाया, बोला क्या कर रहे हो, ड्यूटी करो अपना। राज्यपाल ने तुरंत राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त, और बर्खास्त करके कहा कि चलिए, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। डिस्टर्ब किया जाता था सरकारों को, विधेयक आया, राज्यपाल उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यह माना जाने लगा कि राज्यपाल डिस्टर्ब कर रहा है, यह राज्यों को समस्या हो गई कि राज्यपाल डिस्टर्ब कर रहा है हमें। अभी भी आप देखेंगे तो तमिलनाडु के ही राज्यपाल एन रवि बहुत बड़े विवाद के घेरे में थे, वर्तमान सिनेरियो में ही। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल विवाद अभी भी थमा नहीं है, जब ममता बनर्जी अपने राज्यपाल से ही लड़ रही हैं। तो कहने का मतलब है, राज्यपालों पर यह आरोप लगना कि सरकार बनाने का जब टाइम आता है तो राज्यपाल अपनी पार्टी को ज्यादा महत्व देता है दूसरी पार्टियों के तुलना में। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो राज्यपाल के पद को काफी महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब जैसे वर्तमान में जो देश की राजनीतिक स्थिति है, गठबंधन का एक नया समय फिर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसके जो भागीदारी जो घटक दल हैं, उसमें से टीडीपी ये डिमांड कर रही है कि भाई हमको लोकसभा स्पीकर का पोस्ट दो। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लोकसभा स्पीकर तो आपने पढ़ लिया है, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है क्या? क्या महत्वपूर्ण है? दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सरकार चलाने में क्या दिक्कत है उनको? बिल और जब एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी 99 में, तो उस समय स्पीकर महोदय के वजह से ही गिर गई थी। स्पीकर महोदय चाहते तो बचा लेते, और वो इसलिए नहीं बचा पाए कि नहीं बचा क्योंकि स्पीकर महोदय उसमें बीजेपी के नहीं थे, एनडीए के घटक दल थे। और उस समय भी स्पीकर का पोस्ट टीडीपी के पास ही था। जो वर्तमान की टीडीपी आज डिमांड कर रही है कि हमको फिर से स्पीकर का पोस्ट दो, तो अटल जी के समय में यही टीडीपी स्पीकर का पोस्ट ली हुई थी। अगर ये ठीक से काम करती तो उस समय अटल जी की सरकार न गिरी हुई होती। अब समझ में आया कि कितना महत्वपूर्ण पद है। सरकार गिरा बचा सकता है। अब ये मोदी है, वो वाला इतिहास तो भूले नहीं होंगे, याद ही होगा। तो ऐसी स्थिति में टीडीपी को स्पीकर का पोस्ट देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि फिर से एक बार स्थिति वैसी ही है कि आपके पास पूरा का पूरा सीट तो है नहीं। सरकार 5 साल अगर चलेगी भी तो डर डर के चलेगी, है ना। इस सरकार में लगभग कितने ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जाएंगे, है ना, विपक्ष के द्वारा
कि पता नहीं कोई टूट जाए, कोई अगेंस्ट में वोट कर दे। तो यहां पे हालांकि सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि हम अपने आप को कंसर्न कर ले। जो हमने कल आपको एक मैथमेटिक्स बताया था कि अगर टीडीपी साथ जाए, नीतीश जी साथ चले जाए तो सरकार जा सकती है, लेकिन इसका भी विकल्प लगभग सरकार ने तैयार कर लिया है कि 8 निर्दलीय जो हैं उनको लगभग अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। तो अगर ये नीतीश भी अलग हो जाते हैं, टीडीपी भी अलग हो जाती है, तो टोटल मिला के 28 अलग हो जाते हैं। सरकार के पास 292 का आंकड़ा है, उसके बाद भी सरकार के पास जो है वो 264 का एक स्कोर बचेगा। तो इस 264 में 8 निर्दलीय अगर सरकार के साथ रहेंगे तो इन दोनों के जाने के बाद भी सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बनी रहेगी। इसके बाद भी अगर सरकार गिरानी हो तो चिराग को भी जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके बाद चिराग ही हैं, 5 सांसदों के साथ चिराग 3rd पोजीशन पे है। तो अगर ये भी चले जाए तब फिर स्थिति बनेगी। तो उसमें अगर और स्ट्रांग पोजीशन में जाए तो अभी और भी 6 लोग हैं बचे हुए जो निर्दलीय हैं। तो अगर उनको भी ठीक ठाक तरीके से ये किया जाए तो बहुत गड़बड़ सीन तो नहीं है, चल सकता है। लेकिन हाँ, सरकार चाहेगी नहीं कि इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो। तो ये सब पोस्ट सामान्य तौर पे इन सभी पद नहीं दिखता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष का, गवर्नर का, लेकिन किसी किसी मौके पर इनका पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में राज्यपाल का पद जो है वो विवादास्पद हो गया। तो इसी विवादास्पद स्थिति में, और लगभग जब तक इंदिरा जी ने रूल किया उस समय तो मैक्सिमम स्टेट में ऐसा होता था कि राज्य की चुनी हुई सरकार को राज्यपाल बर्खास्त कर देते थे। राज्य की चुनी हुई जो सरकार होती थी उसको राज्यपाल के द्वारा जो है सो बर्खास्त कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। इसीलिए राज्यपाल का पद विवाद के घेरे में था, तब भी और अब भी। तो राज्यपाल की जो 2 भूमिकाएं हैं, एक संवैधानिक प्रमुख का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और एक है प्रतिनिधि, इसको एजेंट के तौर पे भी देखा जाता है। तो राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका कम और संवैधानिक प्रमुख का भूमिका ज्यादा निभाना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो जरूर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन अगर राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक तरीके से काम कर रही है तो ऐसे में राज्य को राष्ट्रपति शासन में भेजना राज्य के जनमत के खिलाफ है। तो यह काम किसी राज्यपाल को नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप एक जो उपाय सुझा सकते हो वही कि राज्यपाल को अपनी पहली भूमिका, संवैधानिक प्रमुख की भूमिका को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के प्रश्न मुख्य परीक्षा में बहुतायत तौर पे पूछे जाते हैं। 64वीं बीपीएससी के मेंस में एक सवाल पूछा गया था राज्यपाल पे, जिसमें कठपुतली शब्द यूज किया गया था। राज्यपाल के लिए कठपुतली शब्द यूज किया जाता है, जिसके लिए कठपुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? पपेट। हाँ, पपेट, है ना, पपेट। तो कठपुतली देखें आप लोग, कठपुतली आपने देखा है कभी? कठपुतली का एक नाच होता था राजस्थान में, लेकिन हम लोग भी उसको देखे हैं बचपन में खूब। कैसे? तो गांव में, जैसे कि हमारा जो गांव है वो गंगा के किनारे पे का गांव है। तो 14 जो जनवरी होता है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति को लोग गंगा स्नान करते हैं। तो 14 फरवरी को हमारे गांव में हमेशा मेला लगता था। तो उस मेले में बहुत दूर दूर से वो सब आते थे। तो उसमें कठपुतली का ये नाच भी आता था। तो गांव में उसमें बहुत रंगबाजी चलता था। बचपन में तो जानने का, तो बचपन में क्या होता है, तो वो सब बेचारा रहता था कि भाई अब जिकर जमीन है ओकरा जमीन में अपना लगाता था सब। तो सबका टिकट लगता था। तो वहाँ हम लोग का यह था, जो तो 4 लड़का सब अपना बदमाश सब, तो ग्रुप रहता था कि कौन फ्री में जाके देख लेता है, मैंने पैसा खर्चा करके नहीं। अगर पैसा खर्चा कर दी तब तो आप कुछ है ही नहीं है। पैसा अगर आपका खर्चा हो गया फिर तो आप कुछ नहीं है। आपका पावर इसमें है कि आपका पैसा ना लगे और आप जाकर के फ्री में वो पपेट डांस देख लीजिए, फ्री में जाकर के आप झूला झूल लीजिए, कुछ बिक रहा है तो वहां से ले लीजिए। आप कोई बोले नहीं, बोल दिया फिर तो समझिए कि आपका कोई पावर नहीं है, फिर आप एकदम खत्म है, डीएक्टिवेटेड हैं आप। तो उसमें हम लोग पूरा एकदम वो महारत करते थे ना, से सब हमरे हैं, अपने हैं, जाता नहीं है ना। तो सब वो बचपना था। बाद में समझ में आता है कि सब क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें होती थी।
लेकिन वो ठीक ही था। अगर बचपना को न जिया तो क्या ही जिया, है ना। वो अच्छा था ना कि अब हम लोग के पास यही तो था करने के लिए, मोबाइल फोन थोड़ी था कि हम लोग बैठ करके उसमें गेम खेलते, नहीं ना था ना, यूट्यूब वीडियो था कि यूट्यूब पर देखते। यही था कि बाहर जाके मारपीट कर लो किसी से, है कि नहीं, ना तो जाके क्रिकेट खेल लो, है कि नहीं, गिल्ली डंडा खेल लो, लट्टू नचा लो, है ना, वो गोली होता था गोली खेल लो, यही सब था। वहां झगड़ा कर लो तो मारपीट कर लो, और वहां से आ जाओ तो घरे पिटा जाओ। इसमें अपना बढ़िया इंटरटेनमेंट होता था, है कि नहीं। घर वाले भी मारते थे, और कहीं बाहर वाला देखा तो बाहरों वाला गार्जियन होता था। बाहर वाला चाचा दादा कोई देख लिया बगल वाला, और उसको तो वो धर के उपाय कर देता था। हिम्मत नहीं था कि आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, है ना। आज के डेट में तो माता पिता अपने पुत्र को नहीं डांट पाते हैं, है ना, दूसरे के बच्चा को डांटना तो बहुत दूर का बात है। तो वैसे में अपना टाइम निकल जाता था, और वो हम समझते हैं कि वो ठीक ठाक प्रोसेस था, जिसमें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का ठीक ठाक विकास हो गया। आज के समय में आप देखिए, पिछले जो 10 साल में जो बच्चों ने अपने आगे की लाइफ को सेटल्ड किया है, उनका सबसे बड़ा फ्रेंड उनका मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन के चलते एकदम तहस नहस हो गया है, सब अपना एकदम बर्बाद कर दिया है अपने ये को। तो उस कठपुतली में हम लोग देखते थे, वो बाद में पढ़ने के दरमियान समझ में आया कि उससे इसका तुलना कर सकते हैं कि उसका जो डायरेक्टर होता था वो पीछे बैठता था। कठपुतली काठ की एक पुतला हुआ करती थी, काठ का यानी कि लकड़ी का, और उसको स्प्रिंग पे फिट किया गया रहता था। अब पीछे स्टेज के पीछे उसका डायरेक्टर बैठता था, और डायरेक्टर वहां से रस्सा जैसे जैसे घुमाता था। हम लोग देखिए इतना माने जबरदस्त किस्म के बदमाश लड़का सब, कि सब लोग सामने से देखता था, हम लोग भीतर जाके देखते थे। कहां से? वो डायरेक्टर को देखते थे, सामने फ्रंट नहीं देखते थे, वो डायरेक्टर को देखते थे कि वो कैसे नचा रहा है भाई। सब लोग बाहर आनंद ले रहे हैं, हम लोग भीतर घुस करके उसका आनंद ले रहे हैं कि कोची कर रहा है। एक को जाके बाहर देख रहे कि देखो तो ये जैसे हाथों कर वैसे ही नाच रहा है का जी, तो हाँ वैसे ही नाच रहा है। एक तो गजब सीन लेके आए भाई। तो इसीलिए राज्यपाल को पपेट क्यों कह दिया कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो जैसे नचा रहा है, राज्यपाल क्या वैसे ही नाच रहा है। तो राज्यपाल यदि केवल केंद्र के कहने के हिसाब से चलेगा तो राज्यपाल का पद विवाद का कारण बन ही जाएगा। तो राज्यपाल को पपेट नहीं बनना है, राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनना है। और ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल केंद्र की अपनी जो प्रतिनिधि की भूमिका है उसको त्याग दे, ये भी ना करे, वो केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव बना रहे, केंद्र का कहना सुने भी, लेकिन उसी सीमा तक जहां सीमा तक संविधान उसको अधिकार देता हो। किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए केवल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे या राज्य को की सरकार को बर्खास्त कर दे, ये अगर करेगा तो वो पपेट कहलाएगा। और अगर वो संवैधानिक मुखिया का रोल प्ले करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। तो सरोजनी नायडू को इसलिए लगा कि राज्यपाल के पद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो ऐसे समय में राज्यपाल थी जब केंद्र और राज्य दोनों में समानांतर सरकार थी। लेकिन बाद में 1969 के बाद की परिस्थितियां ऐसी बनी कि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, तब राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण बन के उभरा और केंद्र ने राज्य के पाल के माध्यम से केंद्र को शासन करने का प्रयास किया। तभी यह विवाद उत्पन्न हुआ और राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के पद को खत्म कर देने की सिफारिश की। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ और खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसे खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें जो खामियां है उस खामियों को दूर करने की आवश्यकता है, खामियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्रोसीड, आगे आइए। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो लिखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के सिफारिश पर।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सिफारिश पर। ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, राज्यपाल अगर बनना है तो अगर प्रधानमंत्री से अच्छी दोस्ती हो तो आराम से राज्यपाल का पद मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस योग्यता होनी चाहिए वो बनने की, और योग्यता कोई खास है नहीं। योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, अब 35 वर्ष आयु हो, बस इतनी योग्यता होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग रिजेक्टेड हैं इस कैटेगरी से, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में तो हो ही जाएंगे। तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री लग रहा हो कि भविष्य का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि ये तो खेपेंगे नहीं उतना दिन, है ना। तो भविष्य के जो प्रधानमंत्री हो उनसे परिचय बना के रखना है कि भाई चलो हमको विधायक मत बनाना, हमको MP मत बनाना, राज्यपाल ही बना देना, क्योंकि निश्चिंतता का पद है राज्यपाल। राज्यपाल पद में कोई दिक्कत है ही नहीं। ना आपसे कोई पूछेगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, ना कोई पूछेगा कि अग्नि योजना में काहे ला दिए आप, आपको कुछ जवाब ही नहीं देना है। आप आराम से अपना काम कीजिए, आराम से बढ़िया सा आलीशान बंगला मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, और आपको बस खाली अपना साइन वाइन करते रहना है, इतने काम है। तो इस तरह की स्थिति रहती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सिफारिश और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जिसको कह देंगे वो बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत और दो राय नहीं है। तो सामान्य तौर पे राज्यपाल का पद उन्हें दिया जाता है जो एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं होते हैं, है ना। मतलब कि सामान्य तौर पे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, तो उन लोगों को, और पार्टी के वर्कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको इस तरह का पद जो है सो दे दिया जाता है। तो राज्यपाल प्रधानमंत्री के सिफारिश पे ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ना तो कोई डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है, ना ही कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है। कोई इलेक्शन नहीं होता है, बस जिस नाम को सरकार भेज देती है राज्यपाल उस नाम को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति का बस यही एक प्रक्रिया है, और कोई खास प्रक्रिया इसके अंदर में नहीं किया जाता है। इसी वजह से राज्यपाल पद की आलोचना होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री जिसको नाम को रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जो आदमी नियुक्त हुआ है उसको पता है कि हमको प्रधानमंत्री की वजह से हम हैं, तो प्रधानमंत्री का बात काटना फिर उसके लिए नैतिक मजबूरी बन जाता है कि अब उस संविधान का बात सुने कि प्रधानमंत्री का बात सुने। संविधान का बात सुनेगा तो कल से राज्यपाल नहीं रहेगा, अब प्रधानमंत्री का बात सुनेगा तो राज्यपाल के पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो गरिमा और न्याय के बारे में आज में लोग कहां ही सोचते हैं, लोग इथिक्स के बारे में कहां सोचते हैं, नैतिकता के बारे में कोई कहां। लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि चलो चाहे जो हो जाए, हम तो राज्यपाल है ना, बात खत्म हुआ, है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है संविधान क्या कहता है। तो लेकिन संविधान की जो भूमिका है उसको अगर माने तो ठीक है। तो यही स्थिति है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री जिसको रिकमेंड करते हैं वो बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर न्याय होना थोड़ा सा ये है, और इसी वजह से यहां पे दिक्कत और समस्या आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 156, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। अब देखिए, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित तो होता नहीं है ना। लेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गवर्नर टेक्स ऑन पोस्ट प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑन द प्रेसिडेंट।
ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? इच्छा तक। तो वही बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तो राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, अब प्रधानमंत्री कहेंगे कि आज से इनकी छुट्टी कर दीजिए, इनकी छुट्टी हो जाएगी, 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। वहां से फैक्स आएगा ऑफिस में, कहेंगे कि अब आप पद खाली करिए, कमरा खाली करके अब जाइए, यहां से दूसरा आदमी अब ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। तो कभी भी सर्विस खत्म हो सकता है, तो कोई निश्चित इनका कार्यकाल नहीं होता है। ऐसे सामान्यतः कहा जाता है, कोर्ट ने भी बहुत बार सरकार को कहा है कि राज्यपाल को अगर नियुक्त कर दिए तो कम से कम सामान्यतः उसको 5 वर्ष काम करने दीजिए। लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो 2 चीजें जरूर बदलती है। पहले तो राज्यपाल बदल जाएंगे, उसके बाद अधिकारी बदल जाएंगे, है ना। अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, राज्यपाल को तो हटा ही दिया जाता है, पार्टी अपने हिसाब से राज्यपाल जो है सो नियुक्त कर देती है। तो यहां पर इस तरह की स्थिति बनती है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन निश्चित नहीं है। हालांकि ये बीच में खुद भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देके पद खाली कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये स्वयं इस्तीफा देकर के भी पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी रिजाइन्ड ऑल्सो। ठीक है, तो ये इस्तीफा दे सकते हैं, और इनका जो इस्तीफा होगा वो किसको समर्पित होगा? राष्ट्रपति को समर्पित होगा। राष्ट्रपति को संबोधित करके ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट करके लिख लेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल का स्थानांतरण भी कर सकता है, ट्रांसफर। राष्ट्रपति राज्यपाल का स्थानांतरण भी कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर भी होता है। इन्हें पुनः नियुक्त भी कर सकता है, रीअपॉइंटमेंट भी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और किस तरीके से है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल कोर्ट ने कहा है कि होना चाहिए, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो कुछ निश्चित नहीं है। हालांकि ये चाहे तो स्वयं भी इस्तीफा देकर के अपना पद छोड़ सकते हैं, अपना पद खाली कर सकते हैं। आगे आइए, आर्टिकल 157 157। राज्यपाल पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन फॉर द गवर्नर पोस्ट। ठीक है, राज्यपाल पद की योग्यताएं। तो पहला लिखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, पैंतीस वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, एज कंप्लीटेड 35 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए तो योग्यता के नाम पे तो बस यही 2 चीज है, संविधान में इतना ही लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु पूरा हो। लेकिन इसके साथ कुछ परंपराओं को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अभी हमने जैसा कहा कि राज्यपाल का पद विवादित रहता है, विवाद हो जाता है।
तो इस संदर्भ में तो बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, लेकिन इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी थी, उसका नाम है सरकारिया कमेटी, सरकारिया आयोग, डॉक्टर एस एस सरकारिया के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो सरकारिया समिति बनी थी। तो सरकारिया समिति के तो वैसे बहुत सारे सुझाव आए थे केंद्र राज्य संबंधों को ठीक करने के लिए, लेकिन कि दो इसकी जो रिकमेंडेशंस थे वो राज्यपाल के पद में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसने सिफारिश ये की कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि बिहार में किसी को राज्यपाल बनाना है तो बिहार का ना हो, वो दूसरे किसी बाहरी स्टेट का हो, माने जो व्यक्ति जिस राज्य का है उसे उस राज्य में राज्यपाल न बनाया जाए, ये पहली बात। दूसरी बात उसने कही कि देखिए, राज्यपाल जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर रहे हो तो जिस राज्य में नियुक्त कर रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके तब नियुक्त करें, क्योंकि राज्यपाल को अल्टीमेटली काम तो मुख्यमंत्री के साथ ही मिलकर करना है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जाएगा जिसमें कि मुख्यमंत्री की भी सहमति होगी तो संभव है कि वो व्यक्ति ज्यादा न्यायपूर्ण काम करेगा और मुख्यमंत्री को भी उससे कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उसने ही सेलेक्ट किया था, है कि नहीं। अब मुख्यमंत्री स्वयं लेके आएगा तो क्या दिक्कत होगा। अगर आप अपने से थोप दिए तो कोई विवाद होगा तो कह देगा कि राज्यपाल गलत है कि नहीं। अब माता पिता अरेंज मैरिज करवाते हैं, है ना, तो अरेंज मैरिज में कोनो गड़बड़ मिल गया, चाहे वो लड़का गड़बड़ मिल जाए चाहे लड़की गड़बड़ मिल जाए, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक पोजीशन होता है, आप तुरंत कह दीजिएगा हम क्या जानते हैं, तो है ना, ढूंढ लो तो बूझो। फिर अगर वही आप ढूंढ के लाइएगा और उसमें कहीं कोनो मैटर हो गया तो माता पिता फिर आप पे पड़ जाएंगे कि देख तोरा कहलू ना कि हमारा मर्जी से कर, तो तू गए लो अपन मर्जी ढूंढे, देख लो क्या हुआ, है कि नहीं है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जिनके साथ रहना है तो उनकी तो सहमति होनी चाहिए ना, उनका तो अनिवार्यता होना चाहिए, उनका वो सहमति होना चाहिए। तो वही चीज जो है सो यहाँ पे है, सरकारी आयोग ने कहा कि भाई जिनके साथ आपको रहना है उनके साथ आपकी सहमति जो है सो रहेगी तो ज्यादा ठीक तरीके से ये चलेगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होने की संभावना है। तो ये दो परंपरा लिख लेंगे, ठीक है, कि सामान्य तौर पे दो परंपराओं को माना जाता है, ठीक है। जिसमें पहला क्या है, तो राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का न हो, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य में, कंसर्न स्टेट का गवर्नर नहीं होना चाहिए। अगर बिहार में अपॉइंट कर रहे हैं तो बिहार कंसर्न स्टेट हो गया, तो कंसर्न स्टेट में का गवर्नर नहीं होना चाहिए, वो गवर्नर दूसरे स्टेट का होना चाहिए। बिहार में यूपी का चलेगा, यूपी में बिहार का चलेगा, लेकिन बिहार में बिहार का नहीं चलेगा, यूपी में यूपी का नहीं चलेगा। तो राज्य में मुख्यमंत्री अलग जगह का जो है सो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श कर ले। बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम कंसर्न स्टेट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से यह कर लिया जाए। इससे कर लेने से क्या होगा कि कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो लेकिन ये दूसरा वाला जो बात है ना, इसको सब बहुत कम मानता है, नहीं ही मानता है लगभग। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं पूछने जाता है किसी राज्य का मुख्यमंत्री से कि हम इनको नियुक्त करें कि नहीं करें। हाँ, लेकिन ये बात रखा जाता है कि भाई हमारी ये हो, है ना, अपनी मर्जी से जो है सो चले, ठीक है। तो ये यहां पर रखा जाता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री से राय मशविरा कर लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, कर लेने से फायदा ये होगा कि विवाद कम होगा, या विवाद होने की संभावना, और अगर विवाद हुआ
तो केंद्र सरकार ये कह सकती है कि जब नियुक्त कर रहे थे तो हमने आपसे भी पूछा था और आपने सहमति व्यक्त की थी, हमने आपके ऊपर थोपा नहीं है, आप स्वयं भी इसमें भागीदारी हैं, है ना, तो इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। तो ये कह रहे थे कि जो अरेंज मैरिज वाला लोग को दिक्कत होता है, वहाँ कोनो झगड़ा झंझट होगा ना, तो तुरंत माता पिता को कह देगा कि ये आपकी सहमति थी, आप नहीं चुना है। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से करिएगा तो माता पिता फिर आपका उपाय कर देते हैं, बोले थे, मना किए थे, बात नहीं माना, है ना। तो हालांकि मैटर तो किसी का भी कभी बिगड़ सकता है, वो चाहे अरेंज वाले हो चाहे दूसरे मैटर वाले हो, है ना। आज एगो फेस्टिवल था जी, देखे आप लोग, है वट सावित्री, ठीक है। तो पहले तो वट सावित्री का पूजा जो था वो माताएं लोग ही करती थी, मतलब कि जो विवाहित महिलाएं वही करती थी। अब तो अविवाहित लोग भी कर रहा है जी, कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। हमरा 2-4 को बोला कि सर हम किए हैं, तब अब क्या कहिएगा बताइए, बोरे ही बोरे का बात है। सुबह 8 बजे का क्लास था, 2-4 को लेट आया क्लास में, हम बोले क्या हो गया जी, लेट क्या आया तुम लोग? तो बोला सर आपको नहीं पता। हमने कि क्या बताओगे तो ना पता रहेगा जी। तो सर आज को पूजा था। हमने क्या पूजा था? तो बोला सर वट सावित्री। हमने अच्छा हाँ, वो उसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। हम बोले ठीक है। तो बोले सर वह में बड़ी भीड़ था। हम बोले तुम लोग क्या अलग कर लिया जी? तो बोला कि सब लोग करता है, अब उनमें कोई दिक्कत जो है सो नहीं है। तो अब देखिए, तो पहले तो विवाह के पहले ही लोग होने के बाद करता था, अब विवाह से पहले करता। और उसमें ये भी बात आया कि सर खाली हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, लड़कों सब कर रहा था। हम बोले अरे भाई, ये लड़कवा सबको अलग कर रहा था भाई, ये लोग का अलग था वहां। तो बोला नहीं सर बड़ी भीड़ था, उसमें हर लोग था, लड़का लोग था, पति पत्नी दोनों साथ में थे, जो मतलब पत्नी जिनकी कर रही थी उनके पति भी गए हुए थे साथ में। तो बहुत भीड़ था, ट्रैफिक का भी बड़ा इशू था। हम बोले भाई तो चलिए, लड़की लोग का तो समझ में आता है कि भाई उसको बढ़िया वर चाहिए, है ना। तो मान ली कि नहीं हो पड़ेगी तो अपना हाथ और जोड़ेगी, चलो हमारे डीएसपी में ना निकलो तो केहू को निकाल दिया कम से कम, है कि नहीं। अगर मान लीजिए, लेकिन अब लड़का बेचारा जाके क्या कहेगा वहां वट वृक्ष से कि साहब ध्यान ख्याल रखिएगा, हमारा न तो नहीं निकलेगा तो किसी और का निकाल दीजिएगा। तो अगर किसी का अगर निकल गया किसी का तो भी समझिए कि तो आपके साथ नहीं रहेगा, तो मैटर तो आपका वैसे ही खराब है कि नहीं। तो लड़कों के लिए जो है, देखिए कमेंट लगे इसमें, तीज में भी अनमैरिड लोग करता है, तीजो करता है जी सब, है तीजो अनमैरिड सब करता है। तो तीज का तो कहानी है अनमैरिड वाला। माता पार्वती जब तीज की थी तो अनमैरिड न थी, उसे तो उस फेस्टिवल को हरितालिका भी कहते हैं। सखियों ने उनको हर ले गई थी सखिया, ठीक है। अभी सब हम किए नहीं है कि हमारा मालूम है पगला, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई मैं शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूं, तो आध्यात्मिक किताब भी पढ़ता हूं, उसको देखता हूं, सारे चीज रहता है। तो पढ़ने में ये सब भी किताब कभी मैं पढ़ लेता हूँ, उसका क्या कहानी है, रहस्य क्या है, क्योंकि अब सिलेबस पढ़ के दिमाग बहुत खराब होते रहता है। तो कुछ अध्यात्म की किताबें उठा लीजिए, कुछ कहानियां उठे, उससे एक तो होता है कि अध्यात्म की जानकारी भी होती है, और दूसरा होता है कि आपका दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है, तो अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। तो उसमें यह प्रसंग आया कि माता पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से निश्चित हुआ था। उनके जो पिताजी थे उन्होंने विष्णु भगवान से निश्चित किया था, और माता पार्वती का वो आप कह सकते हैं कि पहला लव मैरिज था ना, कि वो माता ने ध्यान कर लिया था कि भाई हमको करना है शिव जी से। तो उन्होंने पिता को मनाने की कोशिश की, पिता माने नहीं। तो देखिए सखी लोग से लेकिन सावधान रहना पड़ता है, सखी सब मैटर घबरा देती है। वो जाके बेचारी कह दी अपना सखी सबसे, तो कोई कि सुनो ना, छोड़ो पापा बात नहीं मान रहा, चलो हमारा साथे। अब भगा दी पार्वती जी को, है ना। और माता को भगा के लेके चल गई सब एकदम वन में। अब वन में जाए कही कि अब यहीं पर बैठ के अब पूजा करो, तपस्या करो, तपस्या करोगी तो अपने शिव जी प्रकट होंगे, और फिर उन्हीं से डील डन हो जाएगा। इधर पिताजी बेचारे परेशान हो गए कि हमारी बेटी कहाँ चल गई, है ना। हालांकि बाद में उनको ये मिला था, तो उन्होंने बिफोर मैरिज ही किया था। हालांकि बाद में उसमें ये प्रसंग आता है कि शिव शंभू प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी विवाहित महिला इसको करेंगी उनका पति का जो एज है, जो आयु है वो बढ़ेगा, सुख संपत्ति तमाम चीजें जो है सो वो रहेंगी। लेकिन लड़कों के लिए इस सब तरह का कोई फेस्टिवल ही नहीं है जी, है लड़का सबके लिए है नहीं है। यही लोग खाए पर ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, तो हम लोग से ऐसा वो फेस्टिवल जो है सब होता नहीं है। अब महिलाओं के लिए है कि भाई उन लोग के पास शक्ति ज्यादा होता है। पुरुष देखने में भले पावरफुल हो,
लेकिन वास्तविक पावर महिलाओं के पास होता है। तभी तो आप देखिए, पूरा आप कितनों भगवान को पूजा कर लीजिए, नवरात्र में माता दुर्गा का पूजा होता है, और शक्ति जिसको प्राप्त करना होता है वो माता का आराधक होता है, क्योंकि शक्ति वहां से उत्पन्न होती है, पावर वहां से आता है। बाकी सब चीज आपको कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन पावर लेना है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो, मतलब न्यूक्लियस जो है जहां पे पूरा का पूरा एनर्जी भरा पड़ा हुआ है, वो माँ है। तो वो वहीं से जो है सो चीजें निकल के सामने आती हैं। तो इसलिए वो तो कुछ भी कर लेते हैं, कितना भी आप देखते हो घर में जो माँ लोग होती हैं, कभी आप फोन में लगेगा पता चला कोई ना कोई फास्टिंग चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं होता उन्हें, है ना। हम लोगों को दिक्कत दुख करना रहता यार, करना है 2 महीने पहले यहीं से दिमाग रहता है, हाँ जी करना है, अब दुर्गा पूजा आ रहा है, करना है, अब वो दिमाग में रहेगा आपको। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि वो बॉडी अभ्यस्त हो चुका है। उसके बाद पिताजी लोग को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते, कहती है कि पिताजी का उम्र ज्यादा होने के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखिए तो उससे माँ का ही उम्र ज्यादा होता है कि नहीं। व्रत करने से साइंटिफिकली देखिए तो माँ का उम्र ज्यादा होगा, क्योंकि व्रत तो साइंस के हिसाब से भी करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 1 दिन आपको खाली पेट रहना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। आपका डाइजेस्टिव रहेगा तो आपका आयु ऐसे ही बढ़ जाएगा। जहां आपको 65 साल जीना होगा, आप 70 साल जी लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव का बहुत इंपैक्ट होता है बॉडी के ऊपर में। तो ये पिताजी लोग को समझना चाहिए कि माँ लोग जब प्रणाम करना है तो खुद ही प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि भाई आप वहीं दीजिए आशीर्वाद कुछ, कि हमारा एज जो है सो बढ़ जाए। तो उनके लिए तो बहुत सारा पर्व फेस्टिवल है कि योग्य वर मिल जाए, लेकिन योग्य वधु के लिए ज्यादा कोई पर्व फेस्टिवल नहीं है। लेकिन हम बताए थे वो मंत्र, आप लोगों को याद है? नहीं बताए थे? हाँ बताए थे ना, एक बार बताए थे। दुर्गा सप्तशती जब पढ़िएगा तो दुर्गा सप्तशती में स्टार्टिंग में कील, कवच, अर्गला, ये 3 चैप्टर है, उसके बाद सप्तशती स्टार्ट होता है। तो उसको पढ़िए, या लास्ट में दुर्गा सप्तशती के लास्ट में ये तो संपुट मंत्र का एक संग्रह है कि जो आपको इच्छा हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें धन का, शत्रुनाश का, तमाम तरह के मंत्र जो है सो दिए हुए हैं। तो उसमें यह भी है कि अगर योग्य पत्नी चाहिए तो इस मंत्र का जप करें, है ना। तो उस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपको पत्नी भी सही मिलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि उसमें वो लिखा हुआ है ना। तो एक वो बहुत मेहनत के बाद, ढूंढने के बाद वो एक निकला कि भाई पुरुषों के हित में भी कुछ है ना, कि वो है पकड़ने का जरूरत है ना। देखिए देखिए आप उसको, मैं वो जो कवच जब पढ़ रहा था तो कवच के अंदर में वो एक लाइन आया, है ना, पत्नी मनोरमाम देही मनोरतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सग्रस्य कुलद भवान। तो देखा कि यार ये तो पत्नी से रिलेटेड मैटर है, तो देखा जाए इसका अर्थ स्पष्ट क्या निकल के आ रहा है। तो स्पष्ट यही आया कि भाई इसमें आपको ऐसी पत्नी चाहिए जो आपके मन के हिसाब से चले, मनोवृतानुसारिणीम, आपका मन का बात पहले ही जान ले। तो आपको सब तो चाहिए, लेकिन ऐसा पत्नी अगर आ गई सही में तो आपके मन में तो इतना सब बात है, अगर सब पहिलका बतवा अगर जान गई तो समझ रहे हैं क्या होगा। तो इसलिए ठीक है कि प्रेजेंट का बात ही जाने तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं, तो मैटर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मंत्र अगर पूरा 100% काम कर गया तो भी खतरनाक है, उतने काम करे जितना कि ठीक है, ठीक ठाक आदमी मिल जाए जिससे ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग बने, आपकी समझदारी ठीक ठाक हो, तो कहीं कोई दिक्कत और समस्या ना हो। सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपना अपना काम करें तो उसमें भी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। खैर, तो यहां पर ये 2 व्यवस्थाएं हैं और इसी को फॉलो किया जाता है, दूसरा को फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 158। आर्टिकल 158, राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल की पद की शर्तें। तो पहला, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए।
और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है ही कि शर्त में कि भाई लाभ के पद पे नहीं हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी में ना हो, पागल ना हो मतलब दिमाग वमाग ठीक हो, और दिवालिया ना हो मतलब कि बैंकरप्ट ना हो। इसका मतलब हुआ कि पैसा ले लिया तो ऐसा ना हो कि पैसा चुकाने की स्थिति में ना हो। अगर कहीं से कोई लोन लिया है तो अगर चुकाने की स्थिति में तो ठीक है, अगर पैसा लेके भागो गया है कहीं, पैसा देने की स्थिति में नहीं, तो उसी को दिवालिया कहते हैं। तो दिवालिया आदमी नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके अलावे लिख लेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, ठीक है। और एक बात लिख लेंगे कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, नहीं कर सकते हैं। मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिविल कर सकते हैं अगर कोई सिविल मैटर है, क्रिमिनल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 361 में वो शर्त के तौर पे राष्ट्रपति भी वहां पे साथ में है। ठीक है, यहाँ पे शर्त में राज्यपाल के लिए है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही उन पे कोई केस होगा। तो क्रिमिनल केस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन सिविल हो सकता है। अगर कोई दीवानी मामला है तो दीवानी मामला उन पे चल सकता है, लेकिन दीवानी मामला भी तब चलेगा जब उसके 2 महीना पहले उनको नोटिस चला जाएगा। 2 मंथ्स बिफोर उनको इंफॉर्मेशन होगा कि सर हम आपको ये करने जाएंगे। अब वो 2 महीना में वो चाहे तो इस्तीफा दे दे या मैटर को सेटल्ड करा ले, तो ये हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, सिविल एक्टिविटी चलेगी। लेकिन इसमें यह है कि 5 साल तक जो है सो इसको 5 साल का 2 महीना के से पहले उसको नोटिस उनको दे देना है कि हम ये आप पर करने जा रहे हैं, ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्लियर है? मैटर कौन सा था? मैटर कौन सा था? यौन शोषण के मैटर पे उन पे ये भले ही किया गया होगा, क्योंकि बंगाल है वो, बंगाल है वो, तो बंगाल में ममता बनर्जी थोड़ा एक्सट्रीम लाइन पकड़ के चलती हैं, है ना। संविधान का उल्लंघन करने में उनको ये नहीं लगता है। उसके लिए ये चर्चा हुआ था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यपाल को अगर इस तरह का कोई आरोप लग रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा दे करके तब उन पे एक्शन करना चाहिए, क्योंकि यौन शोषण ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और क्रिमिनल एक्टिविटी में स्पष्ट तौर पे 361 भी ये मेंशन करता है। यहां पर भी कहा जाता है कि भाई इन पे कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा, इनको कोई गिरफ्तारी इनकी नहीं होगी। तो जब आप एफआईआर करेंगे तो गिरफ्तारी की तो बात होगी ही। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो जांच इंक्वायरी तो शुरू हो जाएगी ना। तो जब इंक्वायरी शुरू होगी तो फिर उस व्यवस्था का तो जो कहा गया उसका उल्लंघन हो गया, वो प्रिविलेज रहा नहीं उनके पास। तो स्पष्ट प्रावधान यहाँ पे यही है कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में है तो होगा ही नहीं उन पे कोई प्रोसेस। उसमें यही है कि उनको हटा दिया जाए, हटा दिया पद से उतर जाएंगे तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिविल है तो सिविल में केस रजिस्टर्ड हो सकता है, क्रिमिनल मैटर में तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। बंगाल में स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी यदा कदा ऐसा देखा गया है कि अपने आप जो उनके आदेश होते हैं वो या अपनी उनकी जो इच्छा होती है उसके मुताबिक वो संविधान के नियमों को भी बदलना चाहती हैं। जैसे उनकी एक और महत्वाकांक्षा है, ये नियम है कि राज्यपाल जहां रहेगा वहां के राज्य की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसका वो वीसी होगा, है ना, उसका वो कुलपति होगा, तो चांसलर होगा उसका वो। अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि चांसलर मेरा अपना पार्टी का होगा, हम राज्यपाल को ये पद नहीं देना चाहते हैं। जबकि सभी राज्य इस बात को मानते हैं और सब जगह ये व्यवस्था लागू है कि राज्यपाल जो है वो
स्वयं अपने आप जो भी व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के पद पे जाता है वो राज्य की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका चांसलर हो जाता है, और वो कह रही हैं कि हमको अपने पार्टी से रखना है। तो ये भी एक विवाद है। तो यदा कदा उनको ऐसा देखा गया है कि वो अपने डिक्टेटरशिप रवैये के वजह से संविधान के नियमों को भी ये इधर उधर करने का काम वो करती है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करती हैं। और इस बार भी उनको भी तो ठीक ठाक सीट आ गया, तो उनको और कॉन्फिडेंस ही आया होगा कि हम जो कर रहे हैं सो ठीक ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता है क्रिमिनल मैटर में, तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि देखिए इससे किसी व्यक्ति को नहीं बचाया जा रहा है, पद को बचाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई आदमी राज्यपाल के पद पर रह के अपराध कर दिया तो बच जाएगा। जिस दिन पद से उतरेगा उसी दिन से पुलिस एक्शन में आ जाएगी, उसी दिन से काम होना शुरू हो जाएगा। बस उस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है कि संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करे, उसको कोर्ट में ले जाकर पेशी करे, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये संवैधानिक पदों का थोड़ा सा उल्लंघन हो जाएगा, इसके लिए उसको जो है सो नहीं करना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 159। राज्यपाल का शपथ। कहेंगे राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। गवर्नर ओथ अफर्मेशन बाय द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, बाय द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगर बिहार में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो बिहार के अभी राज्यपाल है। प्रोसीड। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 लिखेंगे आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल की पद रिक्ति। ठीक है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल की पद रिक्ति। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में राज्यपाल का पोस्ट वैकेंट हो जाए, है ना, इन सम कंटीजेंसी कंडीशन गवर्नर पोस्ट वैकेंट। तो कुछ असामान्य परिस्थितियों में अगर गवर्नर का पोस्ट वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस समय कौन कार्य करेगा? तो अगर अचानक से आकस्मिक वजह से मान ली कि डेथ हो गया, है ना, कुछ दुर्घटना घट गई, अचानक से अनुपस्थित हो गया राज्यपाल, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, अगर राज्यपाल का पद अचानक से रिक्त हो रहा है किसी कारणवश, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनके दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। In some contingency condition, if governor post vacant, then concerned state high court
कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट गवर्नर, कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कंसर्न हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैव पावर टू fulfillment of the vacant condition, fulfillment of the vacant condition। ठीक है, तो यदि राज्यपाल का पद रिक्त होता है आकस्मिक परिस्थिति में, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल के राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीड नेक्स्ट। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो जैसे राष्ट्रपति क्षमा करता है वैसे राज्यपाल भी क्षमा करता है, दोनों के पास पार्डनिंग पावर है, दोनों क्षमा करते हैं। लेकिन बस एक अंतर आपको ध्यान रखना है, जो हमने वहां पे भी बात किया था कि राज्यपाल किसी को अगर मृत्यु दंड मिला है तो माफ नहीं कर सकता है, या किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। ये दो स्थिति में राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। बाकी सीन में राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति माफ करता है वैसे राज्यपाल के पास भी माफ करने का अधिकार है ना। तो ये अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो माफ नहीं करेगा, किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है ना, यानी कि सैन्य अदालत ने सजा सुनाई है तो माफ नहीं करेगा। मृत्युदंड माफ नहीं, कोर्ट मार्शल माफ नहीं, ये राज्यपाल के पास माफ नहीं, ये राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेगा। बाकी राज्यपाल वो सारा करेगा काम जो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि अगर किसी की अवधि घटाना बढ़ाने का बात हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है, टेम्पररी रूप से सस्पेंड करने का हो तो वो कर सकता है, सारा करेगा। बस अंतर यही ध्यान रखना है कि वो कोर्ट मार्शल माफ नहीं करेगा और मृत्युदंड माफ नहीं करेगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।